Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Uh, वैसे तो मैंने ये वाला लेक्चर जो है ये मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। आप इसका ये जो लेक्चर है ये आप यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो लेकिन हम फिर भी इस लेक्चर को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो हम सेगमेंटेशन जो है वो डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन में क्या प्रॉब्लम है, कोई बताएगा? अगर हम कंटिगुअसली मेमोरी एलोकेट करते हैं प्रोसेस को तो उसमें क्या इश्यूज आते हैं? एनी स्टूडेंट? किसी को नहीं पता? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो प्रोसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इसके कंटेंट्स हैं ABCDE, और यहाँ पे इसके कुछ कंटेंट्स हैं XYZ W और K सपोज। तो अगर हमें इसको मेमोरी एलोकेट करनी है, ठीक है, कंटिगुअस मेमोरी एलोकेट करनी है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है, अगर यहाँ पे हमारी रैम के दो पार्ट्स हैं, एक कर्नल स्पेस है, एक यूजर स्पेस है। तो कर्नल स्पेस में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है, बाकी जो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस 1 जो है यहाँ पे लोड है, और प्रोसेस 2 जो है वो यहाँ पे लोड है। ओके, तो ये है कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन, कि प्रोसेस 1 को आपने यहाँ पे मेमोरी एलोकेट की है और प्रोसेस 2 को आपने यहाँ पे मेमोरी एलोकेट की है। ओके, इसमें प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम अगर हम कंटिगुअस मेमोरी एलोकेट करते हैं? जी अफाक जहूर, सर आइडिया नहीं। अली हसन। सर मैंने अभी भी ज्वाइन किया, वो लिंक लेट मैंने देखा था, मेल लेट देखी है। मैं ये कह रहा हूँ कि कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन में क्या प्रॉब्लम है। ये लास्ट लेक्चर की बात कर रहा हूँ, अभी इस लेक्चर की बात नहीं कर रहा। सर आइडिया नहीं है। अब आइडिया होना है आपको। सर वो एक दफा वीडियो देखूंगा, लास्ट लेक्चर में इंशाल्लाह समझ में। राहुल आप बताओ, राहुल कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन में क्या प्रॉब्लम है? राहुल कुमार, उसामा तारिक आप बताओ। सर जी अगर हमें कोड हमारे पास जगह पड़ी हुई है 2 GB की और अलग अलग हॉल में पड़ी हुई है, तो मतलब 1 GB की इधर पड़ी हुई है, पहले में पड़ी 1 GB नीचे वाले पड़ी हुई है अवेलेबल, तो हमारे पास 2 GB होगी, हमारे पास आ जाता है प्रोग्राम आ जाता है 1.5 GB का। हाँ, ठीक है, ओके वो हम लोड नहीं कर सकेंगे फिर भी। ओके। तो एक प्रोसेस है प्रोसेस 3, उसको 1 पॉइंट या 2 GB उसको रैम चाहिए। हमारे पास फ्री कितनी है? हमारे पास ये वाला होल है, ये होल भी फ्री है, हमारे पास ये वाला होल जो है ये भी फ्री है। तो टोटल मिलके हमारे पास 2 GB रैम अवेलेबल है। ऑल्दो कि हमारे पास 2 GB रैम अवेलेबल है और इस प्रोग्राम को 2 GB ही चाहिए, लेकिन स्टिल हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे लोड नहीं कर सकते। ना इस होल में लोड कर सकते हैं, ना इस होल में लोड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको कंटिगुअस मेमोरी चाहिए। तो हमारे पास मेमोरी तो है 2 GB जितनी इसको चाहिए, लेकिन वो कंटिगुअस नहीं है। तो अगर वो कंटिगुअस नहीं होगी, ओके, तो उसका उसका प्रॉब्लम ये है कि हम इस प्रोग्राम को कंटिगुअस मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते। दिस इज अ प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास मेमोरी होने के बावजूद भी हम उसको मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कंपैक्शन। इस प्रॉब्लम को कि हमारे पास कंजेक्टिव मेमोरी, कंटिगुअस मेमोरी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन।
external fragmentation is a problem in which although we have memory, but to fulfill the requirement of a new process, but it is not actually contiguous. Okay, this is called external fragmentation. तो external fragmentation का जो solution है वो है compaction. Compaction में ये है कि आप ये जो process है P1, इसको आप नीचे मूव कर दें या ऊपर मूव कर दें, इसको यहाँ पे आप मूव कर दें, तो ये होगी मेमोरी टू मेमोरी कॉपी. जब मेमोरी टू मेमोरी कॉपी होगी, फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस 1 जो है वो 1 GB का है, तो 1 GB जो है वो आपको कॉपी करना पड़ेगा. तो इसकी ऑब्वियसली कॉस्ट है कॉम्पैक्शन की. तो इससे क्या होगा, प्रोसेस P1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और आपके पास ये वाली मेमोरी जो है 1 GB यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, और ये तो 1 GB ऑलरेडी अवेलेबल थी यहाँ पे. तो अब ये मेमोरी जो है वो कंटिगुअस हो गई है. अब आपको कैसे ये 2 GB मेमोरी अवेलेबल है. नाउ यू कैन एलोकेट टू प्रोसेस P3. यहाँ पे आप प्रोसेस 3 जो है वो लोड कर सकते हैं. ओके सर सॉरी सर, जी, ये कंपेक्शन यहाँ क्या है? आप कहाँ पे थे? सर मेरा इंटरनेट का काफ़ी इशू है सर, क्योंकि लाइट भी जा रही है और इंटरनेट का काफ़ी स्लो चल रहा है, कनेक्टिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है इस वजह से. आप सबके पास लैपटॉप्स नहीं है? सर लैपटॉप्स हैं बट सर तो इंटरनेट इसका का इशू लाइट है के ना. साथ क्या है? नहीं पीटीसीएल सर, कनेक्शन यूज कर रहे हैं? यस सर, PTCL. ओके ओके. सो कंपैक्शन ये है कि आपके पास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम है. एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ये कहती है कि आपके पास मेमोरी अवेलेबल है जितनी आप इसको एलोकेट करना चाहती हैं न्यू प्रोसेस को, प्रोसेस P3 को, लेकिन वो कंटिगुअस नहीं है. 1 GB यहाँ पे है और 1 GB यहाँ पे है. ऑल्दो कि हमारे पास 2 GB अवेलेबल है लेकिन कंटिगुअस नहीं है. दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. कि हम इसको कंटिगुअस, इसको हम लोड नहीं कर सकते प्रोग्राम 3 को. तो इसका सोल्यूशन ये है कंपैक्शन. कंपैक्शन क्या है? मेमोरी टू मेमोरी शिफ्टिंग. मेमोरी टू मेमोरी शिफ्टिंग ये है कि ये जो प्रोसेस 1 है इसको हम ऊपर शिफ्ट कर दें यहाँ पे. ठीक है, तो इसका सारा का सारा जो इसका जितना भी साइज है, अगर 1 GB का साइज है तो इसको हमें ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा. ठीक है, जब हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास P1 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे अवेलेबल स्पेस अवेलेबल हो जाएगी. ठीक है, तो जब यहाँ पे स्पेस अवेलेबल हो जाएगी आपके पास, तो ये 2 GB रैम जो है वो आपके पास कंटिगुअस अवेलेबल हो जाएगी. तो फिर आप प्रोसेस 3 को आप यहाँ पे लोड कर सकते हैं. ओके, तो कंपैक्शन जो है ये सोल्यूशन है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का. ठीक है, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जब भी होगी कंपैक्शन करनी पड़ेगी. तो कंपैक्शन जो है वो एक एक्सपेंसिव टास्क है. ठीक है, ये मेमोरी टू मेमोरी कॉपी होती है. तो जब मेमोरी टू मेमोरी कॉपी होगी तो ऑब्वियसली हमें मेमोरी से कंटेंट्स रीड करने पड़ेंगे. रीड राइट परफॉर्म करना पड़ेगा. तो 1 GB का डेटा अगर रीड राइट करना है तो उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी, हम जब हम इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट 1-2 लेक्चर्स में, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मेमोरी से रीड करते हैं तो एक्चुअली 1 GB का डेटा अगर हमने रीड करना है तो कितनी कॉस्ट आएगी, कितना टाइम लगेगा. ठीक है, सो ये कंपैक्शन जो है ये एक एक्सपेंसिव टास्क है. तो इसका कोई और सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन हमने देखा था कि हम बजाय इसके कि कंटिगुअस मेमोरी एलोकेट करें, हम नॉन कंटिगुअस मेमोरी एलोकेट कर देते हैं. ठीक है, तो डिवीजन ऑफ कंपैक्शन वर्क सर. जी सर डिवीजन ऑफ वर्क जो आपने लास्ट क्लास में बताया था कि हाफ का हम उसको दे देंगे 0.5 GB. जी. तो आप क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन है सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन क्या है कि आप कहते हैं कि प्रोसेस को हम कंटिगुअस मेमोरी एलोकेट ही नहीं करेंगे, हम एक प्रोसेस को मल्टीपल चंक्स में, मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो ये सेगमेंट 1 है, ये सेगमेंट 2 है, ये सेगमेंट 3 है, ये सेगमेंट 4 है, ये सेगमेंट 5 है. तो हर प्रोसेस को, किसी भी प्रोसेस को आप मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, सेगमेंट्स इस तरह से कि फॉर एग्जांपल उसकी एक एग्जीक्यूटेबल है. ठीक है, एक एक्जी है इस प्रोसेस की, तो उसका पहला पार्ट जो है वो फॉर एग्जांपल 1 KB का है, इसको एक सेगमेंट कह दें. दूसरा पार्ट जो है वो 2 KB का है, इसको दूसरा सेगमेंट कह दें. तीसरा पार्ट जो है वो भी 1 KB का है, और चौथा सेगमेंट जो है ये S1 है, S2 है, S3 है, S4 है. चौथे पार्ट का जो साइज है वो 3 KB है, और जो पांचवा पार्ट है उसका साइज जो है वो भी 2 KB है सपोज. तो आप एक प्रोसेस को जो कि टोटल जिसका साइज जो है वो 9 KB है, उसको आप इस तरह से सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो. ठीक है, ये सेगमेंट्स की जो डिवीजन है वो भी फंक्शन मतलब प्रोसेस टू प्रोसेस वेरी करेगी. किसी प्रोसेस के सेगमेंट्स ज़्यादा बना सकते हैं, किसी के कम बना सकते हैं.
अब इसका फायदा क्या है सेगमेंटेशन का? व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ सेगमेंटेशन? सेगमेंटेशन का फायदा यह है कि हमें कंपैक्शन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, या अगर करनी भी पड़ती है तो बहुत कम करनी पड़ती है, ठीक है। ये कर्नल स्पेस है हमारी, ये यूजर स्पेस है। तो इसमें यह है कि हम प्रोसेस 1 जो है उसका जो सेगमेंट 1 है वो यहाँ पे लोड कर देंगे, सेगमेंट 2 यहाँ पे लोड कर देंगे जहाँ पे भी हमें जगह मिलेगी सेगमेंट 2 के लिए, सेगमेंट 3 यहाँ पे लोड कर देंगे, सेगमेंट 4 यहाँ पे लोड कर देंगे, सेगमेंट 5 यहाँ पे लोड कर देंगे। ओके, तो हाउ वी कैन रिमेंबर दैट कि इस प्रोसेस 1 का जो सेगमेंट नंबर 1 है वो कहाँ पे लोड है? पहले ये था कि कंटिगुअस, जब कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन थी तो हम कैसे ये चेक करते थे कि ये प्रोसेस जो है वो मेमोरी में कहाँ पे लोड है कंटिगुअस के केस में? किसी को याद है? सर मेमोरी पॉइंटर्स और लिमिट और उसकी जो बेस एड्रेस था, बेस और लिमिट, लिमिट एड्रेस है, ठीक है। तो बेस एड्रेस जो है उसमें प्रोसेस का स्टार्टिंग एड्रेस हुआ करता था और लिमिट एड्रेस में उसका साइज हुआ करता था, ठीक है। तो बेस में लिमिट ऐड करते थे तो उसका एंडिंग एड्रेस आ जाता था, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों का एंडिंग एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। सो ये तो समझ आ रही है कि ये हमने अगर किसी भी प्रोसेस को देखना है कंटिगुअस मेमोरी में कि कहाँ पे मेमोरी में लोड है, तो हमारे पास दो रजिस्टर होते थे, बेस रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर। ये हार्डवेयर में यानी कि सीपीयू में थे। बेस रजिस्टर में बेस एड्रेस होता है और लिमिट रजिस्टर में लिमिट एड्रेस होता है। तो इन दोनों रजिस्टर्स को यूज करते हुए हमारे प्रोसेस का जो है ना वो एड्रेस देख सकते हैं कि ये मेमोरी में कहाँ पे लोड है। ये तो हो गया उसके लिए, लेकिन अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा? क्योंकि अब चूंकि वो कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन नहीं है, हर प्रोसेस का सेगमेंट्स जो है, ये सेगमेंट नंबर 1 यहाँ पे है, सेगमेंट नंबर 2 यहाँ पे है, सेगमेंट नंबर 3 यहाँ पे है। ये सेगमेंट नंबर 1 जो है इसका साइज 1 KB है, इसका साइज जो है वो 2 KB है एंड सो ऑन। ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या बेस और लिमिट रजिस्टर से इसका काम चल जाएगा? नो सर, यहाँ तो सर क्या इसका करना इनके पड़ेगा? एड्रेसेस पॉइंटर्स की तरह सेगमेंट टेबल बनाना पड़ेगा। ये सर सेगमेंट साइज टेबल, का इसके लिए ये करना पड़ेगा कि हर सेगमेंट का इटसेल्फ बेस और लिमिट होगा कि इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है इस सेगमेंट का और इसका एड्रेस क्या है, लिमिट क्या है इसकी, ये साइज क्या है। इस सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है और इसका साइज क्या है, इस सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है और इसका एड्रेस क्या है एंड सो ऑन सो फॉर। तो इसके मतलब ये है कि जितने सेगमेंट्स होंगे एक प्रोसेस के, उसके लिए हमें एक सेगमेंट टेबल मेंटेन करना पड़ेगा, जिसमें क्या होगा, जिसमें होगा ये कि हर सेगमेंट का यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सेगमेंट नंबर 1 है, सेगमेंट नंबर 2 है, सेगमेंट नंबर 3 है, सेगमेंट नंबर 4 है, 5 है। हर सेगमेंट का बेस एड्रेस रखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे लोड है। फॉर एग्जांपल ये लोड है जी ए 0x AB के ऊपर। 0x का मतलब ये है कि ये जो AB डिजिट है ये हेक्साडेसिमल डिजिट है, इसका सिंपल मतलब सिंपल ये है। अगर मैं AB यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल 10 लिखता हूँ, आप मुझे बता सकते हैं कि 10 किस बेस में है? बता नहीं सकते हैं? सर, आप नहीं बता सकते। होता ये है कि 10 जो है ये बाइनरी में भी हो सकता है, 10 ये बेस 3 में भी हो सकता है, बेस 4 में भी हो सकता है, बेस 5 में भी हो सकता है, बेस 10 में भी हो सकता है एंड सो ऑन सो फॉर। तो अगर किसी भी नंबर के साथ बेस नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट बेस जो है वो बेस 10 होता है बाय डिफॉल्ट। बेस नहीं लिखा हुआ तो ये आप कह सकते हैं कि ये 10 है। अगर आप इसको कंसिडर करना चाहते हैं कि ये बेस 16 में हो तो आप इसके साथ 0x लगा देंगे, ऐसे ये बेस 16 में आ जाएगा। इसका मतलब और है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेस 16 बेस 10 में 16, इसका मतलब ये है। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे बेस 10 2 में लिखना है तो यहाँ पे मुझे बेस लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज ये किस बेस में है, बेस 3 में लिखना है तो मैं ये, तो यहाँ पे जो बेस 16 में मैंने एड्रेस लिखा हुआ है तो यहाँ पे इसका ये स्टार्टिंग एड्रेस है AB, ठीक है। सपोज इसको थोड़ा सा खुला करके लिख लेते हैं AB, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ये इसका बेस एड्रेस है कि S1 जो सेगमेंट है वो यहाँ पे लोड है। अब उसका साइज क्या है? उसका साइज है 1 KB। तो 1 KB जो है वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। 1 KB का मतलब है 1024 बाइट्स, ये डेसिमल में है। इसको हेक्सा में कन्वर्ट करके यहाँ पे हम कोई नंबर जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे 1024 ही लिख रहा हूँ। ओके, तो
इस तरह से हम ये सारे के सारी जो वैल्यूज हैं ये फिल करेंगे। इस टेबल को हम कहेंगे सेगमेंट टेबल। तो ये पर प्रोसेस सेगमेंट टेबल होगा। पर प्रोसेस का मतलब ये है कि जितने भी प्रोसेस होंगे हर प्रोसेस के लिए अलग से अपना सेगमेंट टेबल होगा। ठीक है, तो अगर अगर हमारे पास 100 प्रोसेसेस हैं तो सेगमेंट टेबल कितने होंगे? 100 सेगमेंट टेबल्स 100 होंगे। तो सेगमेंट टेबल्स फिर कहाँ पे स्टोर होंगे? ये जो वैल्यूज हैं, ये जो डेटा स्ट्रक्चर है, ये कहाँ पे स्टोर होगा? मेमोरी में या हार्ड डिस्क के ऊपर होगा या रजिस्टर्स में होगा? ये कहाँ पे होगा? क्योंकि बेस रजिस्टर, बेस एड्रेस और लिमिट एड्रेस जो है वो तो दो एड्रेसेस थे, वो तो हमने रजिस्टर्स में सेव कर लिए। उसके लिए हमने डेडिकेटेड रजिस्टर्स बनाए हुए थे सीपीयू के अंदर, वहां पे हमने सेव कर लिए बेस और लिमिट। इसको हम कहाँ पे सेव स्टोर करेंगे? क्या हम सीपीयू में। इसको, क्या इसके लिए हम डेडिकेटेड रजिस्टर्स यूज कर सकते हैं? सर मैं भी रजिस्टर से यूज होंगे इसमें। तो अगर फॉर सेगमेंट एग्जांपल अगर एक प्रोसेस के 100 सेगमेंट्स हैं सपोज, तो क्या 100 रजिस्टर्स हैं हमारे पास सीपीयू में? नो सर। नो सर। तो ये तो वेरी करेगा ना, किसी प्रोसेस के 10 सेगमेंट्स हैं, किसी के 2 सेगमेंट्स हैं, किसी प्रोसेस के 100 सेगमेंट्स हैं, किसी प्रोसेस के जो है ना 1000 सेगमेंट्स हैं। तो क्या हमारे पास इतने रजिस्टर्स हैं? तो इसको कहाँ पे सेव करेंगे फिर सेगमेंट टेबल को? बताएं। हार्ड डिस्क के ऊपर? सीपीयू में नहीं। सीपीयू में? सीपीयू में किस जगह पे? रैम में स्टोर करेंगे। तो इसको हम सर क्या करेंगे? पीसीबी में इसको हम जो है वो सेव करेंगे रैम के अंदर। पीसीबी कहाँ पे स्टोर होता है? ये एक डेटा सर स्ट्रक्चर है, रैम पे। ये रैम पे स्टोर होता है। तो रैम तो ये हमारे पास ये नजर आ रही है, रैम, ये रैम नजर आ रही है, ये रैम है। इसके अभी तक ये कंटेंट्स हैं कि इसमें एक प्रोसेस लोड है, उसके डिफरेंट सेगमेंट्स इसमें लोड है डिफरेंट होल्स के अंदर, ये फ्री अवेलेबल होल्स हैं। तो अगर ये वाला जो सेगमेंट टेबल है ये मेमोरी में लोड है, तो इसको फॉर एग्जांपल किसी यहाँ पे लोड कर देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे मेमोरी एलोकेट कर देते हैं रेड कलर में, ये मेमोरी यहाँ पे एलोकेट कर दी इसको। ओके, तो इसका कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ पे लोड है मेमोरी में? इसका स्टैटिक एड्रेस कहाँ पे स्टोर करेंगे या किस में होगा? रजिस्टर में। रजिस्टर में। उस रजिस्टर को कहेंगे सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर। तो अगर कोई आर्किटेक्चर जो है वो सेगमेंटेशन यूज कर रहा है, तो वो आर्किटेक्चर जो है वो फिर सीपीयू के अंदर सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर के नाम से एक रजिस्टर प्रोवाइड करेगा, और सेगमेंट टेबल लिमिट रजिस्टर के नाम से एक रजिस्टर प्रोवाइड करेगा। तो पहले हमारे पास अगर कंटिन्यूअस मेमोरी का केस लें तो उसमें हमारे पास बेस और लिमिट रजिस्टर होते थे। इसमें हमारे पास सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर और सेगमेंट टेबल लिमिट रजिस्टर्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो अब एक प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रोसेस है, तो उसने अगर कोई फॉर एग्जांपल सेगमेंट नंबर 1 से कोई चीज रीड करनी है या सेगमेंट नंबर 3 से कोई चीज रीड करनी है, वो कैसे रीड करेगा आपके ख्याल में? मींस उसको कैसे पता चलेगा कि सेगमेंट नंबर 3 कहाँ पे लोड है? सेगमेंट टेबल टेबल बेस्ड। से और एड्रेस ही कैसे करेगा? कैसे कैसे करेगा? स्टेप बताए ना। पहले सर वो उसकी सेगमेंट बेस टेबल और लिस्ट लिमिटेड कराएगा, फिर वो सबसे पहले अगर इस प्रोसेस ने सेगमेंट नंबर 3 पे जाना है, उसको नहीं पता सेगमेंट नंबर 3 कहाँ पे लोड है, उसने क्या देखना है? सेगमेंट टेबल। सेगमेंट टेबल देखना है। तो सेगमेंट टेबल उसको कहाँ, कैसे पता चलेगा कहाँ पे लोड है? वो भी तो मेमोरी में लोड है, वो कैसे पता चलेगा उसको? सेगमेंट टेबल सर बेस ये रजिस्टर से। सेगमेंट टेबल टेबल बेस रजिस्टर से। सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर से। तो सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर में यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई एड्रेस है AE, तो इसमें पड़ा होगा AE। ठीक है, और इसका साइज कितना है? यहाँ पे ये देखें आप, इसमें देख सकते हैं कि इसमें फॉर एग्जांपल 4 बाइट्स की एंट्रीज की हैं। तो अगर हर एंट्री जो है वो फॉर एग्जांपल 8 बाइट की है, ठीक है, 8 बाइट की एक एंट्री है,
तो अगर इसमें 5 एंट्रीज हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 40 बाइट्स। इसके लिए इसका जो साइज होगा वो 40 बाइट्स का होगा। ठीक है, ओके, तो ये 40 इसमें होगा। ठीक है, और इसमें ये पड़ा होगा। तो सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर को वो प्रोसेस कहता है कि मैंने सेगमेंट नंबर 3 पे जाना है, तो जो भी वो क्या करेगा, सबसे पहले किस में जाएगा, सेगमेंट पहले बेस रजिस्टर में जाएगा, वहां पे जो एड्रेस पड़ा होगा उस एड्रेस पे जाएगा, उस एड्रेस पे चला गया वो। ठीक है, अब उसने सेगमेंट नंबर 3 पे जाना है, तो वो जो सेगमेंट नंबर 3 पे अगर उसने जाना है तो वो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, वो कहना ये चाह रहा है कि मैंने सेगमेंट नंबर 3 पे जाना है। ठीक है, और मैंने उसका उसका सेकंड बाइट जो है वो एड्रेस वो एक्सेस करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑफसेट है विद इन सेगमेंट। इसका मतलब बता सकते हैं, इसका मतलब क्या है 1 2, इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने इसका मतलब बताया। वन सेगमेंट का दूसरा बाइट इसमें रीड करना। सेगमेंट नंबर 1 पे जाना है। ठीक है, और इसका जो दूसरा एड्रेस है, दूसरी बाइट है, वो एक्सेस करनी है। हो सकता है पहली बाइट का नंबर अगर 0 है तो ये तीसरी बाइट होगी। ठीक है, तो सेगमेंट नंबर 1 पे जाओ। ठीक है, और उसकी जो थर्ड बाइट है उसको एक्सेस करो। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि सेगमेंट नंबर 3 पे जाओ, उसकी जो थर्ड बाइट है वो एक्सेस करो। ठीक है, तो उसने कहा कि मैंने जी जाना है सेगमेंट नंबर 3 पे और उसकी फॉर एग्जांपल 5th बाइट एक्सेस करनी है। ओके, उसने ये वाला एड्रेस दे दिया। अब इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, सबसे पहले बेस रजिस्टर को देखा जाएगा। बेस रजिस्टर में पड़ा हुआ है AE, तो AE पे जाया जाएगा। AE पे चला गया, वहां पे अब चूंकि इसने सेगमेंट नंबर 3 पे जाना है तो उसके थर्ड इंडेक्स पे जाएंगे, सेगमेंट टेबल के थर्ड इंडेक्स पे, और वहां पे जो एड्रेस पड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है, ये जो एड्रेस पड़ा होगा यहाँ पे उसको पकड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल वहां पे जो एड्रेस पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल वो एड्रेस है EF सपोज। ठीक है, उस एड्रेस पे जाएंगे कि ये इसका बेस एड्रेस है। तो सेगमेंट नंबर 3 जो है वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये वाला एड्रेस बनता है, तो इस एड्रेस पे चले जाएंगे। ठीक है, उस पे हमने ये वाला ऑफसेट जो है वो रीड करना है, मतलब 5th बाइट उसकी रीड करनी है इस सेगमेंट की। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाएगा कि ये आउट ऑफ रेंज तो नहीं है। अगर इसका साइज ही कम है, 5th बाइट इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो फिर हम चेक करेंगे क्या ये वाला जो एड्रेस है, ये जो सेकंड एड्रेस है ऑफसेट, इसको फॉर एग्जांपल मैं S कह रहा हूँ, इसको मैं D कह रहा हूँ, तो मैं D देखूंगा क्या D जो है वो मेरा लेस देन ऑफसेट है। ये लिमिट है, यहाँ पे जो लिमिट पड़ा हुआ था, लिमिट कहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये लिमिट है और ये मेरा बेस है। ठीक है, तो D को चेक करेंगे क्या लिमिट से छोटा है। अगर लिमिट से छोटा है तो फिर हम क्या करेंगे, इस बेस एड्रेस में ये D ऐड करेंगे। ठीक है, EF के अंदर 4 ऐड करेंगे और जो भी एड्रेस बनेगा, ठीक है, वो फॉर एग्जांपल बनता है हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा F। तो F3 पे चले जाएंगे और F3 पे हमारा जो है वो एक्चुअल में कंटेंट यहाँ पे पड़े होंगे, वो कंटेंट रीड करेंगे। तो इसका मतलब है जब भी सेगमेंटेशन में हमने कोई जो एड्रेस है वो रीड करना है, तो पहले हमें सेगमेंट टेबल रीड करना पड़ेगा, वो भी मेमोरी है। ठीक है, मेमोरी में पड़ा हुआ है, और फिर हमें वो एक्चुअल डेटा के लिए वो मेमोरी रीड करनी पड़ेगी। तो कितनी दफा मेमोरी हमें रीड करनी पड़ी, कितनी दफा मेमोरी हमने रीड की है, नहीं 2 समझ आई? दफा। 2 टाइम्स। तो रैम है आपके पास, यहाँ पे आपके सेगमेंट्स जो हैं वो लोड हैं। फॉर एग्जांपल सेगमेंट नंबर 1 यहाँ पे लोड है, इसका एड्रेस जो है वो आपके पास AB है। सेगमेंट नंबर 2 यहाँ पे लोड है, इसका एड्रेस जो है वो AE है। ओके, इसका साइज जो है वो 8 बाइट्स है, इसका साइज जो है वो 4 बाइट्स है। एक प्रोसेस है, उसके 2 ही सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट नंबर 1 और सेगमेंट नंबर 2। सेगमेंट नंबर 1 यहाँ पे लोड है, सेगमेंट नंबर 2 यहाँ पे लोड है। ओके, इस तरह से अब सेगमेंट टेबल होगा, जितने इसमें सेगमेंट्स होंगे उतनी एंट्रीज होंगी। तो सेगमेंट टेबल, सेगमेंट में एक बेस रजिस्टर होगा और एक लिमिट एड्रेस होगा और एक बेस एड्रेस होगा। तो ये सेगमेंट नंबर 1 को ये 0 को सपोज रिप्रेजेंट कर रहा है, हम यहाँ पे 0 भी ले लेते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं इसको। सेगमेंट नंबर 0, सेगमेंट नंबर 0 यहाँ पे लोड है, इसका एड्रेस जो है वो A1 है सपोज, और इसकी बेसिकली 2 बाइट्स हैं।
तो सेगमेंट नंबर 0, सेगमेंट नंबर 1 और सेगमेंट नंबर 2, इसका बेस एड्रेस क्या है? इसका बेस एड्रेस है A1 और इसकी 2 बाइट्स हैं। इसका एड्रेस क्या है सेगमेंट नंबर 2 का? AB और इसकी 4 बाइट्स हैं। इसका एड्रेस क्या है? इसका एड्रेस है AE और इसकी 8 बाइट्स हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई रीड करना है, मैंने रीड करना है, ये सेगमेंट टेबल है हमारा, सेगमेंट टेबल ये वाला। अगर मैंने रीड करना है 1 2 1 2 का मतलब ये है कि सेगमेंट नंबर 1 पे जाओ और उसकी सेकंड बाइट यानी कि थर्ड बाइट जो है वो रीड करो। एक्चुअली इसका मतलब ये है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट को बेसिकली मैं कह रहा हूँ, सपोज ये D है लिमिट, इसको मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल ये D है और इसको मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल ये S है। सेगमेंट नंबर है और ये सेगमेंट नंबर है, ये ऑफसेट है। ये ऐसे ही है कि जैसे आपके एक कॉलोनी है, ठीक है, उसमें डिफरेंट घर हैं। यहाँ पे एक घर है, एक यहाँ पे घर है, एक यहाँ पे घर है और एक यहाँ पे घर है। तो आपने यहाँ पे ट्रैवल करना है तो आपको बताया जाता है कि घर नंबर 5 है और उस घर में अगर घर नंबर 5 जो है उसमें जाना है तो उसमें 10 रूम्स हैं तो आपने रूम नंबर 3 में जाना है। इसका ये मतलब है। तो विद इन ऑफसेट, विद इन सेगमेंट जो है वो आपने किस रूम में जाना है, विद इन हाउस जो है वो आपने किस रूम में जाना है, ये इसका ये नंबर है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी ऐसे ही है कि अगर सेगमेंट नंबर दिया हुआ है तो उसके बाद बताया गया कि उस सेगमेंट में आपने कौन से ऑफसेट पे जाना है। तो ये दो आपको चीजें दी गई हैं S और D। आपने क्या करना है, S1 पे जाना है। तो मैं अकॉर्डिंग टू इस पे गया, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एड्रेस 0AB, ये इसका स्टार्टिंग एड्रेस है जहाँ पे सेगमेंट नंबर 1 जो है वो पड़ा हुआ है, ये इसका स्टार्टिंग एड्रेस है। ओके, अब आपने ये D चेक करना है कि क्या 2 जो है, D जो है ये इससे छोटा है, क्या D जो है वो लिमिट से छोटा है। कौन सी लिमिट से? लिमिट ऑफ 1 की। क्यों? क्योंकि हम सेगमेंट नंबर 1 की बात कर रहे हैं। सेगमेंट नंबर 1 की जो लिमिट है D जो है उससे छोटा होना चाहिए। तो D उससे छोटा है, यस, आंसर इज यस। अगर छोटा है तो इस बेस एड्रेस में ये D ऐड कर दें, D जो है वो 2 है। जब D इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा AD। तो ये वो एड्रेस बनेगा, फिजिकल एड्रेस, जो कि हम सेगमेंट नंबर 1 पे जाना चाह रहे थे। और सेगमेंट नंबर 1 पे जो बाइट पहली पड़ी हुई है फॉर एग्जांपल वो A है, दूसरी बाइट पड़ी हुई है B, तीसरी बाइट पड़ी हुई है C, चौथी बाइट पड़ी हुई है D, ठीक है। तो हम इसकी थर्ड बाइट पे जाना चाह रहे थे, हम C एक्सेस करना चाह रहे थे सपोज। तो यहाँ पे भी इस तरीके से यहाँ पे ये जो नेक्स्ट एड्रेस होगा वो होगा AC, नेक्स्ट एड्रेस होगा AD। ओके, यहाँ पे तो हम उस एड्रेस पे चले जाएंगे और वहां से डेटा रीड कर लेंगे। तो पहली दफा ये जो हमने सेगमेंट टेबल है इसको रीड करने के लिए भी हम मेमोरी में गए, ये भी मेमोरी में कहीं पे पड़ा होगा सेगमेंट टेबल। वहां से हमें ये बेस और लिमिट एड्रेस पता चले, हमने इसको इसके साथ कंपेयर किया और फिर हमने उसका एक्चुअल फिजिकल एड्रेस निकाला और फिर जहाँ वहां से हम उस जगह पे मूव कर गए। तो हमें 2 दफा जो है वो मेमोरी रीड करनी पड़ी है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि सेगमेंटेशन क्या होती है। तो सेगमेंटेशन का फायदा क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सेगमेंटेशन? मेमोरी एक्सेस इजीली हो रही है और कॉस्ट कम लगती है। सर कंपैक्शन नहीं करनी पड़ती, और सर इसमें कंपैक्शन नहीं करनी करनी पड़ पड़ती है, रही थोड़ी करनी पड़ती है। कि हमें जो नॉन कंटिगुअस मेमोरी है, हमें जहाँ पे भी मेमोरी अवेलेबल होगी वहाँ पे हमारा जो भी सेगमेंट आएगा हम उसको फिट कर देंगे और बला बला बला। तो इसका जो है ना वो नुकसान ये है, इसका जो डिसएडवांटेज वो ये है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ होल्स सेगमेंट हैं, बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ होल्स जो हैं वो मेमोरी में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और हमने फॉर एग्जांपल इसके पास ये 4 सेगमेंट्स हैं एक प्रोसेस के। तो अगर हमने कोई बेस्ट फिट स्ट्रेटजी लगानी है या वर्स्ट फिट स्ट्रेटजी लगानी है, जो भी स्ट्रेटजी हमने लगानी है, फर्स्ट फिट लगानी है, ठीक है, बेस्ट फिट अगर लगानी है हमने, तो हम फिर देखना पड़ेगा कि इन सबको कंपेयर करना पड़ेगा कि S1 जो है यहाँ पे प्लेस करें, अगर सारे के सारे फॉर एग्जांपल अवेलेबल है, यहाँ पे प्लेस करें, यहाँ पे प्लेस करें या यहाँ पे प्लेस करें। तो सबको सबसे पहले सबके साइजेस लेने पड़ेंगे और उनको सॉर्ट करना पड़ेगा और जो उनमें से स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है,
या सॉर्ट नहीं भी करते, कंपैरिजन करते हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसमें हम S1 जो है वो फिट करेंगे। फिर S2 की बारी आएगी, फिर स्मॉलेस्ट निकालेंगे, फिर उसमें फिट करेंगे। फिर S3 की बारी आएगी, फिर स्मॉलेस्ट निकालेंगे होल, उसमें फिट करेंगे, एंड सो ऑन। तो इसमें हमारे पास जो है इस तरह से ये जो एल्गोरिदम है, फर्स्ट फिट और बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट, इनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है सेगमेंटेशन के साथ। इसमें कंपैक्शन तो नहीं करनी पड़ रही, लेकिन इसमें कौन सा होल किस सेगमेंट को एलोकेट करना है उसका मसला बनेगा। उसके लिए आपको ये एल्गोरिदम जो है अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द सेगमेंटेशन फ्रॉम स्लाइड्स। तो सेगमेंटेशन जो है वो बेसिकली लॉजिकल व्यू है प्रोग्राम का इनटू मल्टीपल यूनिट्स। एक सेगमेंट जो है वो एक लॉजिकल यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल मेन प्रोग्राम को एक सेगमेंट कह सकते हैं आप, कोई भी फंक्शन है उसको एक सेगमेंट कह सकते हैं। स्टैक, जो स्टैक सेक्शन है एक प्रोसेस का, उसको आप एक सेगमेंट कह सकते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन सो फॉर। तो एक यूजर को जो ओवरव्यू मिलता है एक सेगमेंट का, सेगमेंट्स का, वो कुछ इस तरह से मिलता है कि एक प्रोग्राम है, उसकी सब रूटीन है, उसको आपने एक सेगमेंट कह दिया। उसमें एक स्क्वायर रूट का फंक्शन है, उसको आपने एक सेगमेंट कह दिया। मेन प्रोग्राम को एक सेगमेंट कह दिया। उसके लिए जो सिंबल टेबल यूज कर रहे हैं कंपाइलर, वो उसको हमने एक सेगमेंट कह दिया। स्टैक यूज कर रहे हैं उसके लिए, वो भी एक सेगमेंट है। तो हम नंबर ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो यूजर स्पेस होगी, यूजर प्रोग्राम, उसमें उसमें 4 सेगमेंट्स हैं। वो कुछ फिजिकल मेमोरी में इस तरह से स्टोर होंगे। फर्स्ट जो सेगमेंट होगा वो यहाँ पे, सेकंड सेगमेंट यहाँ पे, थर्ड सेगमेंट यहाँ पे, फोर्थ सेगमेंट यहाँ पे। तो इनको इनको मेंटेन करने के लिए हम सेगमेंट टेबल लेते हैं, जिसमें बेस और लिमिट रजिस्टर होता है। तो ये सेगमेंट टेबल का इटसेल्फ जो, अगर उसको हमने मेमोरी में लोड करना है, मेमोरी में स्टोर करना है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर होगा और सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर होगा या लिमिट रजिस्टर होगा। ओके, तो ये है सेगमेंटेशन। तो ये सेगमेंटेशन जो मैंने अभी आपको आर्किटेक्चर बताया था, जो मैंने अभी आपको बता रहा था कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो भी सीपीयू एड्रेस जनरेट करेगा उसके 2 पार्ट्स होंगे, एक सेगमेंट नंबर होगा और इसका उसका ऑफसेट होगा। तो सेगमेंट, अगर सेगमेंट नंबर 1 फिजिकल एड्रेस उसका फाइंड करना है, तो पहले उस सेगमेंट नंबर जो है उसके लिए उसको इंडेक्स एज ए इंडेक्स यूज करेंगे सेगमेंट टेबल का। उस इंडेक्स पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर 1 है तो 1 इंडेक्स पे जाएंगे, 0 है तो 0 इंडेक्स पे जाएंगे, 3 है तो 3 इंडेक्स पे जाएंगे। वहां पे जो लिमिट होगी, ठीक है, तो ऑफसेट जो है वो उससे छोटा होना चाहिए लिमिट से। ये मैंने आपको अभी बताया था आपको कि ऑफसेट जो है वो इस लिमिट से छोटा होना चाहिए। मतलब मैं कहता हूँ कि मैंने घर नंबर 5 में रूम नंबर 10 में जाना है, तो अगर उसमें रूम है ही 5, तो रूम नंबर 10 में कैसे जाऊंगा। तो ये है प्रॉब्लम कि जब भी आपने किसी भी सेगमेंट के किसी भी ऑफसेट पे जाना है, तो उसका ऑफसेट जो है जिसको हम डी कह रहे हैं, वो उसकी लिमिट से छोटा होना चाहिए। अगर यस है तो फिर हम उसके बेस एड्रेस में वो ऑफसेट ऐड कर देंगे और फिजिकल एड्रेस बन जाएगा, जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया था। तो ये है सेगमेंटेबल सेगमेंटेशन हार्डवेयर। ठीक है, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पेजिंग। पेजिंग क्या होती है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसको आपने गौर से इसको समझना है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको आपकी जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो क्लियर हो गई है। सेगमेंटेशन में हमने देखा कंटिगुअस मेमोरी में कि पहले तो इसमें कंपैक्शन करनी पड़ती है और इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है। फिर हमने कहा कि हम अगर सेगमेंटेशन करते हैं तो उसमें हमें सेगमेंट टेबल्स जो हैं वो मेंटेन करने पड़ेंगे। और और मतलब जब भी हम मेमोरी एलोकेट करेंगे तो कौन सा सेगमेंट किस होल में आएगा, उसके लिए वो जो एल्गोरिदम है वो बार बार रन होंगे, तो उसकी कॉस्ट होगी। वो कॉस्ट किस तरह से होगी? फॉर एग्जांपल अगर 10 प्रोसेस हैं और हर प्रोसेस के ऑन एवरेज 5 सेगमेंट्स हैं, तो टोटल 50 सेगमेंट्स होंगे। 50 सेगमेंट्स के लिए अगर हम बेस्ट फिट चलाते हैं या वर्स्ट फिट चलाते हैं, तो अगर हमारे पास n होल्स हैं, n होल्स का मतलब है सपोज हमारे पास 100 होल्स हैं, तो अगर 100 होल्स हैं तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी 10 प्रोसेस के 5 सेगमेंट्स को जो एलोकेशन करनी है कि कौन सा होल किसको एलोकेट करना है, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो 50 मल्टीप्लाई बाय 100 होगी, विच इज इक्वल टू 5000। तो 5000 कंपैरिजंस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये एक क्या कहते हैं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे प्रोग्राम्स के सेगमेंट्स बढ़ेंगे या प्रोग्राम्स बढ़ेंगे या होल्स बढ़ेंगे, तो ये तीनों के ऊपर डिपेंडेंट है ये चीज़ कि अगर किसी प्रोसेस नंबर ऑफ प्रोसेस बढ़ेंगे, ठीक है, तब भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी।
अगर नंबर ऑफ सेगमेंट्स बढ़ेंगे विद इन प्रोसेस तब भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। अगर नंबर ऑफ होल्स बढ़ेंगे मेमोरी में तो फिर भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। तो इन तीनों के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी है सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन जो है, अगर प्रोसेसेस ज्यादा होते हैं या सेगमेंट्स ज्यादा होते हैं या होल्स ज्यादा होते हैं मेमोरी में, तो जो बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट की जो स्ट्रेटजी है यूज कर रहे हैं हम, होल्स की कौन सा होल किस सेगमेंट को एलोकेट करना है, वो बेसिकली इसकी कॉम्प्लेक्सिटी उस एल्गोरिथम की बढ़ती जा रही है। तो इसको अवॉइड करने के लिए, और ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि हमें टाइम ज्यादा लगेगा और ये यूजफुल टाइम नहीं है सिस्टम का। सिंपल हमने सिर्फ सेगमेंट्स को एलोकेशन ही करनी है, तो ये सिस्टम का यूजफुल टाइम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम को इसमें टाइम लगेगा कि कौन सा होल किसको एलोकेट करना है। ओके, तो हम एक सिंपल स्ट्रेटजी यूज करते हैं। सिंपल स्ट्रेटजी ये है पेजिंग। ये पेजिंग क्या है? पेजिंग कहती है कि आप क्या करें, आप ना रैम को पार्ट्स में डिवाइड कर दें, इक्वल पार्ट्स में। रैम को इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया। इक्वल पार्ट्स में जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली हर पार्ट का इक्वल साइज होगा, लेकिन वो पार्ट आप वो आपको साइज बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि रैम के एक पार्ट का जो साइज होगा वो 1024 KB होगा या बाइट्स होगा। इसका मतलब भी यही है कि 1 KB। ओके, तो इनके इसके हर पार्ट को, ये रैम के हर पार्ट को हमने इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। इसके हर पार्ट को कहेंगे फ्रेम, और ये फ्रेम साइज है। फ्रेम साइज इसका है 1 KB। 1 KB का मतलब ये है 1024 बाइट्स। ओके, तो इसका भी साइज 1 KB है, इसका भी साइज 1 KB है, इसका भी साइज 1 KB है। अब मुझे ये बताएं कि अगर मेरे पास 1 GB रैम है तो नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने बनेंगे? कोई बताएगा? हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्रेम्स? 2:30 bytes. अगर मेरे पास 100 एप्पल्स हैं, ठीक है, और मैंने 10 एप्पल एक पर्सन को देने हैं, तो कितने पर्सन को मैं 100 एप्पल्स दे सकता हूँ? 10 कैसे निकला? डिवाइड करके कैसे? डिवाइड करके सर 100 डिवाइडेड बाय ये टोटल सर है, परसेंट टोटल पे और, डिवाइडेड बाय और यूनिट पर यूनिट मैंने इतने देने हैं। ठीक है, तो इसी का मतलब है ये टोटल हमारे पास कितनी रैम है? टोटल रैम यहाँ पे आएगी 1 GB। और एक एक जो साइज है, एक जो हमारे पास पार्टीशन है जिसको हम फ्रेम कह रहे हैं, एक फ्रेम का साइज क्या है? 1 KB। तो 1 GB को टू वन रेस के टू बी से थर्टी 1 GB को 1 KB से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ फ्रेम्स आ जाएंगे कि इसमें पार्टीशंस कितनी बनेगी, फ्रेम्स बनेंगे कितने? फ्रेम नंबर 0, फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 2, फ्रेम नंबर 3, फ्रेम नंबर 4 एंड सो ऑन। तो आखिरी फ्रेम का नंबर क्या होगा, ये बताएगा आपको। 2 GB 1 GB का मतलब होता है 2⁻30, 30. और 1 KB का मतलब होता है 2⁻10। सिंपल फॉर्मूला है, बेस अगर सेम हो तो पावर्स माइनस होती हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2⁻20। 2⁻20 जो है वो पता किसके इक्वल होता है? 1 मिलियन के। तो ये 1 मिलियन फ्रेम्स होंगे, 10 लाख फ्रेम होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास 1 GB रैम है और एक फ्रेम का साइज जो है, एक पार्टीशन का जो साइज है वो 1 KB होगा, तो हम उसको 1 मिलियन फ्रेम्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो आपके पास 1 मिलियन इस तरह से फ्रेम्स होंगे। ठीक है, तो फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैं यहाँ पे रैम का साइज जो है बिल्कुल छोटा सा ले रहा हूँ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 8 फ्रेम्स हैं। सारे के सारे फ्रेम्स जो है इक्वल साइज के हैं। ये फ्रेम नंबर 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। हर फ्रेम का जो साइज है वो 1 KB है। तो टोटल रैम कितनी होगी? 4 KB 8 KB 8 KB।
तो ये मेरे पास रैम है टोटल 8 KB की, उसमें हमारे पास 8 फ्रेम्स हैं, हर फ्रेम का साइज जो है वो 1 KB है। इसी तरीके से जब भी कोई प्रोसेस होगा, वो फॉर एग्जांपल 4 KB का प्रोसेस है, उसको भी हम इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हर मतलब पार्टीशंस में डिवाइड करेंगे, और हर पार्टीशन जो है वो भी सेम साइज की होगी। ठीक है, इसकी हर पार्टीशन को कहेंगे पेज। ओके, याद रखें कि पेजिंग में पेज साइज और फ्रेम साइज दोनों सेम होंगे। फ्रेम का मतलब यह है फिजिकल रैम में एक पार्टीशन है, और पेज का मतलब है लॉजिकल रैम में या लॉजिकल एड्रेस स्पेस में एक पार्टीशन है, दोनों का साइज सेम है। मींस अगर यहाँ पे एक पेज है, पेज 1, पेज 2, पेज 3 और पेज 4, और हर पेज का जो साइज है वो भी 1 KB है, तो क्या एक पेज जो है वो एक फ्रेम में लोड हो सकता है? यस और नो? यस सर। लॉस हो सकता है लोड, क्यों? क्योंकि इसका साइज जो है वो भी 1 KB है, और इसका साइज जो है वो भी 1 KB है। तो 1 KB का जो डेटा है वो यहाँ पे 1 KB का डेटा जो है हम यहाँ पे लोड कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे ये बताएं कि इस प्रोसेस को कितने फ्रेम्स चाहिए, हाउ मैनी नंबर ऑफ फ्रेम्स जो कि प्रोसेस 1 को लोड करने के लिए चाहिए। 4। 4 4 4। फ्रेम्स। वो कैसे पता चला आपको? सर 4 KB को सर हमने वहाँ सर पे डिवाइड कर दी जो फ्रेम का साइज है। टोटल इसका साइज है 4 KB। 4 KB को 1 KB से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। तो इस प्रोसेस को 4 फ्रेम्स चाहिए। फॉर एग्जांपल P1 मैंने यहाँ पे एलोकेट कर दिया, P1। P2 को मैंने ये वाला फ्रेम दे दिया, P3 को मैंने ये वाला फ्रेम दे दिया, P4 को मैंने ये वाला फ्रेम दे दिया। ओके, ये मैंने कोई भी स्ट्रेटजी यूज की, किसी भी स्ट्रेटजी के थ्रू, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि प्रोसेस 1 का पहला पेज किस फ्रेम में लोड है? पहले तो ये बताएं कि पेज नंबर 4 कौन से फ्रेम नंबर में लोड है? 0 में। और पेज नंबर 3, 4 3, पेज नंबर 2, 2, 3, 6 4, 6। पेज नंबर 1, 2। 2। तो ये तो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई। तो ये इंफॉर्मेशन जो है, जैसे मैंने सेगमेंट्स में मैंने किया था, ये इंफॉर्मेशन मुझे कहीं पे स्टोर करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको कहेंगे पेज टेबल। इससे ये पता चलेगा कि अगर प्रोसेस P1 जो है वो देखना चाहता है कि मेरा पेज 2 कहाँ पे स्टोर है, तो पेज 2 जो है उसका फ्रेम नंबर 6 में लोड है, तो 6 पे जाएगा, वहां पे उसको फ्रेम नंबर 2, पेज नंबर 2 मिल जाएगा। ओके, तो ये मुझे ये बताएं कि ये अगर 1 MB का प्रोसेस है, 1 MB का, तो नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे? सर 2 की पावर 10। 1 MB। ओके, 1 MB का अगर प्रोसेस है तो उसको 1 KB से डिवाइड करेंगे। 1 KB से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, दिस इज 2 रेज़्ड पावर 20, दिस इज 2 रेज़्ड पावर 10, तो ये हमारे पास जाते हैं 2 रेज़्ड पावर 10 पेजेस। इतने पेजेस चाहिए होंगे। 2 रेज़्ड पावर 10 का मतलब ये है 1024, 1024 पेजेस चाहिए। तो मुझे बताएं कि जो पेज टेबल है, ठीक है, उसको हम किस तरह से कर सकते हैं, उसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हम उसको एक अरे बेस ले लें, पेज टेबल को अरे बेस ले लें, और अगर हमें 1024 पेजेस चाहिए तो इसमें जो एंट्रीज होंगी वो 1024 होंगी, मींस 0 से लेकर 1023 तक एंट्रीज होंगी, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं।
पेज नंबर 0 का यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पेज नंबर 0 है, पेज नंबर 0 का मतलब ये है कि वो किस फ्रेम पे लोड है। हम इसके 0 इंडेक्स पे जाएंगे पेज टेबल के, ये पेज टेबल है, वहां पे फ्रेम नंबर लिखा होगा पेज नंबर 0 फॉर एग्जाम्पल फ्रेम नंबर 1 में लोड है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। पेज नंबर 1 जो है वो किस में लोड है, पेज नंबर इसके फर्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे, वहां पे हम लिख देंगे पेज नंबर 1 जो है वो 2 फ्रेम नंबर 2 में लोड है। पेज नंबर 2 इसके सेकंड इंडेक्स पे जाएंगे, पेज नंबर 2 कहाँ पे लोड है जी, 6 फ्रेम नंबर पे लोड है, यहाँ पे 6 लिख देंगे। पेज नंबर 3 की बात करें, यहाँ पे 3 इंडेक्स पे जाएंगे पेज टेबल के, और वहां पे हमारे पास पेज नंबर 3 जो है वो 4 पे लोड है, फ्रेम नंबर 4। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो फ्रेम नंबर होगा, और इसका जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, वो पेज नंबर होगा। तो पेज नंबर कौन सा पेज कौन से फ्रेम नंबर में लोड है, इसको एज ए इंडेक्स यूज करेंगे पेज टेबल को। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 है तो 4th इंडेक्स पे जाएंगे, 4 पे पड़ा होगा, मुझे बताएं 4 पे क्या पड़ा होगा, इस पे वैल्यू क्या पड़ी होगी, 0 0 पे 0 पड़ी होगी। क्यों, क्योंकि पेज नंबर 4 जो है वो फ्रेम नंबर 0 पे लोड है। 0 पे। yes sir. तो ये क्या पर प्रोसेस फाइल पेज टेबल होगा या सिस्टम में एक ही होगा, सर पर प्रोसेस होगा। पर प्रोसेस होगा। क्यों, क्योंकि 0 एज ए इंडेक्स यूज कर रहे हैं, तो अगर प्रोसेस 1 जो है उसकी बात करें तो उसका भी 0 पेज नंबर है, पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 3 है, पेज नंबर 4 है। एक प्रोसेस P1 है उसकी बात करें, उसमें भी पेज नंबर 0 है, पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 3 है। ठीक है, तो अगर इनका पेज टेबल एक ही होगा तो वो कहेगा 0 इंडेक्स पे जाएंगे, वहां पे पड़ा होगा 1, तो वो कहेगा 1 पे मेरा पेज पड़ा हुआ है। अगर इसको भी यही पेज टेबल होगा तो वो कहेगा 0 इंडेक्स पे जाए, यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है तो ये मेरा पेज पड़ा हुआ है यहाँ पे इस फ्रेम में। हालांकि किसी एक का पेज पड़ा होगा इस फ्रेम में। तो इसका मतलब ये है कि हर प्रोसेस का अपना पेज टेबल होगा। ओके, अब मुझे ये बताएं कि अगर इसके ऊपर मैंने जो है ना वो इसके ऊपर मैंने दूसरा लेक्चर भी जो है डिलीवर किया हुआ है, तो अगर वो भी लेक्चर आप लाजमी देखिएगा कि दोनों लेक्चर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो मुझे ये मेरा ये क्वेश्चन है कि पेज टेबल कहाँ पे लोड होगा। जी, सब रैम पे ही होगा। रैम में ही होगा। रैम जब मेमोरी में लोड होगा, ठीक है, तो मेमोरी को तो हमने फिक्स पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया है कि नहीं कर दिया। यस सर। तो हम पेज टेबल में क्या कर रहे हैं, हम पेज टेबल में ये लिख रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूं कि इसका साइज जो है वो 1 KB है, ठीक है, और एक प्रोसेस है उसके 4 पेजेस हैं, तो मुझे बताएं पेज टेबल में कितनी एंट्रीज होंगी प्रोसेस P0 के लिए। अगर उसमें 4 पेजेस हैं, पेज नंबर 0, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, इसमें कितनी एंट्रीज होंगी, 4 सर। 4। इसमें यहाँ पे 0, 1, 2, 3 के अगेंस्ट एंट्रीज होंगी। क्यों, क्योंकि हर पेज के अगेंस्ट एक फ्रेम चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल इसको पेज फ्रेम नंबर 7 मिला हुआ है, इसको फ्रेम नंबर 5 मिला हुआ है, इसको 2 मिला हुआ है, इसको 1 मिला हुआ है। सपोज इस पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या पड़ा होगा, गार्बेज वैल्यूज। गार्बेज वैल्यू या -1 कर लें। अब मुझे ये बताएं कि अगर ये रैम में पड़ा होगा पेज टेबल, क्या इसको भी कोई फ्रेम एलोकेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने रैम को फिक्स पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया हुआ है। हर पार्टीशन को हम कह रहे हैं एक फ्रेम है। ये समझ आ रही है इस चीज की। तो क्या इसको भी एक फ्रेम एलोकेट करना पड़ेगा, ये सर करना पड़ेगा। इसको भी एक फ्रेम एलोकेट करना पड़ेगा। तो चार फ्रेम्स तो इसके लिए हैं, फ्रेम नंबर 7, फ्रेम नंबर 5, फ्रेम नंबर 2, फ्रेम नंबर 1, ये इसके लिए रिजर्व कर दिए हैं। एक और फ्रेम देना पड़ेगा इसको पेज टेबल के लिए। फॉर एग्जांपल फ्रेम नंबर 3 दे दिया हमने इसको, 3 पे गए हम, वहां पे हमने कहा कि यहाँ पे पेज टेबल लोड कर दो। पेज टेबल में एंट्रीज कितनी है,
4 4 सर। 4 एंट्रीज हैं। एक एंट्री का साइज जो है वो फॉर एग्जांपल एक इंटीजर वैल्यू सेव कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेम नंबर जो है वो एक इंटीजर वैल्यू है। 4 इंटीजर फॉर एग्जांपल 8 बाइट्स का ले लें मैक्सिमम। तो अगर हम 4 बाइट्स ले लेते हैं सपोज, तो कितना इसका साइज होगा? इसका साइज कितना होगा? सर 16 बाइट्स। 16 बाइट 16 बाइट्स। यानी कि इसका पेज टेबल जो है वो कितनी स्पेस रिक्वायर कर रहा है? 16 बाइट्स। 16 बाइट और फ्रेम का साइज क्या है? 1 KB। 1 KB। 16 बाइट्स के लिए हमें 1 KB का फ्रेम एलोकेट करना पड़ रहा है। तो एक फ्रेम है जिसका साइज 1 KB है, उसमें सिर्फ 16 बाइट्स हम राइट कर रहे हैं, बाकी सारी फ्री है। दिस इज कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। क्या ये हम स्पेस, ये जो बाकी फ्रेम है, आधा फ्रेम या जो जितनी भी स्पेस है, क्या हम किसी दूसरे प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं। नो। नो सर। क्यों? क्योंकि उसके हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं पेज टेबल फ्रेम नंबर की। तो जब हमने एक फ्रेम किसी को एलोकेट कर दिया, वो हम दूसरे को एलोकेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो स्पेस है ये जाया जाएगी। इसको कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। विद इन अ होल, विद इन अ चंक, जो हमें हमारी स्पेस जाया होती है उसको हम कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। क्या इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगी पेजिंग में? बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया मैंने। क्या इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगी? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि हमारे पास एक फ्रेम यहाँ पे अवेलेबल है, एक फ्रेम यहाँ पे अवेलेबल है, एक फ्रेम यहाँ पे अवेलेबल है, हमें 5 फ्रेम्स चाहिए। क्या हम यहाँ से यहाँ से यहाँ से एलोकेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। कर सकते कर हैं सर। सकते हैं, कर सकते हैं। इसका मतलब यह है, क्या कोई ऐसा फ्रेम होगा जो कि हम एलोकेट नहीं कर सकते? सारे के सारे जितने भी फ्रेम्स अवेलेबल होंगे वो सारे के सारे हम एलोकेट कर सकते हैं। कोई भी फ्रेम ऐसा नहीं होगा जो कि फ्री हमें चाहिए और वो अवेलेबल नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी। ठीक है, इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगी। आप मुझे ये बताएं, मेरा क्वेश्चन ये है कि वर्स्ट केस में अगर मेरे पास 100 प्रोसेसेस हैं, 100 प्रोसेसेस, अगर एक फ्रेम का साइज 1 KB है, 100 प्रोसेसेस हैं, वर्स्ट केस में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कितनी हो सकती है? बड़ा मुश्किल सवाल पूछा मैंने। जो इसका आंसर देगा उसको एक नंबर दूंगा मैं। एक फ्रेम का साइज 1 KB है और 100 प्रोसेसेस हैं। ठीक है, हर प्रोसेस को वर्स्ट केस में इंटरनल 10 KB। फ्रेगमेंटेशन कितनी हो सकती है? 100 टाइम्स 100 KB 100 लेगा अगर 1 के। 100 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय, एग्जैक्ट बताना है मुझे। फंस के। सर जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस होंगे। नंबर ऑफ प्रोसेस तो 100 है। 1 KB के साथ 1 KB के साथ सर। मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, KB किलोबाइट। यस। करीब करीब है। 1024। वर्स्ट केस 1024। 1024, करीब करीब है। हाँ, 1024 क्यों होगा वर्स्ट केस में? सर उसका साइज है या तो 1 उसको एक KB। पेज, या तो इसको एक पेज चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा। मिनिमल रिक्वायरमेंट के साथ अगर एक पेज चाहिए, ठीक है, तो कितने पेजेस चाहिए? कितनी क्या रिक्वायरमेंट होगी उसकी? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कितनी होगी? कितनी स्पेस जाया हो सकती है? मैक्सिमम स्पेस जाया करनी है, मैक्सिमम। सर लोग बचाते हैं, आप जाया कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं सर कि 100 एक into
एक प्रोसेस है, उसकी उसकी 1 बाइट है, उसको 1 बाइट एलोकेट करनी है, या एक प्रोसेस है उसको 1025 बाइट एलोकेट करनी है। मुझे ये बताएं कि इसको कितने फ्रेम्स चाहिए अगर फ्रेम साइज 1 KB है। एक दो प्रोसेस है चाहिए। P1, इसको कितने फ्रेम्स चाहिए, और एक प्रोसेस है P2, इसको फ्रेम्स कितने चाहिए? इसका आंसर बता दें पहले। P2 को 2 चाहिए होंगे P2 को 2 और चाहिए होंगे, और P1 को 1 चाहिए होगा। एक P1 ही को 1 चाहिए चाहिए होगा। होगा। ये वो फ्रेम्स हैं, ये वो फ्रेम्स हैं जो डेटा लोड करने के लिए हैं। अब मुझे ये बताएं कि इसकी 1 बाइट के लिए हमें एक फ्रेम एलोकेट कर दिया, 1 बाइट एलोकेट कर दी इसको, बाकी स्पेस, बाकी हाँ, सर स्पेस उसमें क्या? 24 फ्री 24 आए और 24 में नहीं बचेंगे, बाकी बाकी स्पेस 1000 जाया हो वेस्ट, जाएंगे। बाकी स्पेस वेस्ट हो गई। इसको कहते हैं यस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो कितनी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हुई बताओ? 1 KB 1 -1 KB बाइट 1 B 1023। 1 2 3 इस केस में कितनी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हुई? इस केस में 1022 1023 इस केस में भी 1 0 2 2 1023। 3 इस केस में भी इतनी ही हुई। क्यों? 1023 क्योंकि एक पूरा का पूरा फ्रेम जो है वो फुल हो गया, उसको 1024 बाइट्स एलोकेट कर दी। नेक्स्ट एक बाइट के लिए एक और फ्रेम लेना पड़ा, एक बाइट के लिए एक और फ्रेम, ये वाली स्पेस जाया हो गई जो कि 1024 तो इसका मतलब है जितने प्रोसेस हैं वर्स्ट केस में, अगर 100 प्रोसेस हैं तो वर्स्ट केस में इतनी हर प्रोसेस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कर सकता है। तो दिस इज द आंसर। ओके ओके लेकिन सर। लेकिन ये है डेटा की फ्रेगमेंटेशन। अब हर प्रोसेस के लिए एक पेज टेबल भी चाहिए होगा, पेज टेबल के लिए भी एक फ्रेम चाहिए होगा। तो इसमें एक एंट्री होगी इसके पेज टेबल में, इसके पेज टेबल में 1025 एंट्रीज होंगे। ओके, तो इसके केस में जो एक और पेज टेबल जो चाहिए होगा उसमें भी एक एंट्री होगी, बाकी 1023 जो है वो आपके पास वेस्ट। वेस्ट हो रही होंगी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के सर साथ, तो ये आपके पास टोटल आंसर है। ठीक है, इतनी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन वर्स्ट केस में हो सकती है। सर सॉरी, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो गया है। हाँ श्योर श्योर। सो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा आज का लेक्चर, और जी सर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से दोबारा से स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो ओके सर सर एक जी चीज बता देंगे। हाँ जी, हाँ जी बताएं। वो ना मैंने प्रेजेंटेशन की आपकी वीडियो देखी थी, थोड़ी सी देखी थी, लेकिन मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई, तो एक दफा सिर्फ ओवरव्यू दे दें थोड़ा सा, 1 मिनट का, किस चीज़ का? प्रोजेक्ट का। ओके, मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। थैंक यू सो मच सर, जिन लोगों ने थैंक यू। क्लास लेनी है वो क्लास ले लें, या नेक्स्ट क्लास उनकी स्टार्ट होगी है वो क्लास ले लें। जिन लोगों ने प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा बहुत देखना है तो वो उनको मैं दे देता हूँ सर ओवरव्यू। अटेंडेंस लगा दी है आपने? हाँ जी, अटेंडेंस आपकी नहीं लगी? नहीं सर। तो आपने क्लास लेनी थी ना। सर क्लास ली है सर, टाइम देख ली सर, मैं कितनी देर क्लास ली। तो मैंने तो अटेंडेंस लगा ही नहीं है मैंने। तो नहीं वही तो मैं मजा। कह रहा हूँ कि आपने वही तो अटेंडेंस तो ली नहीं, मैंने इसलिए बोला था आपको। ओके ओके, मैं प्रोजेक्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, अटेंडेंस मैं नेक्स्ट क्लास में लगाऊंगा। चलो प्रोजेक्ट ठीक कहाँ पे है। पड़ा हो गया? जी ये है प्रोजेक्ट। सर लास्ट में, यस सर। ओके, तो प्रोजेक्ट आपको नजर आ रहा है? ठीक है, तो इसकी ड्यू डेट है 25 जैन। अगर एक दिन की पेनल्टीज, अगर आप 10% की पेनल्टी से अगर आप एक दिन लेट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, उसके बाद नो एक्सेप्टेंस। ओके, तो प्रोजेक्ट जो है वो ये है, मैं इसको पेंट से ही आपको बताता हूँ। ठीक है, कि एक टनल है, ठीक है, उसमें से हमने, वो 1 वे टनल है, उसमें से हमने कुछ कार्स गुजारनी है। कुछ कार्स इधर से आ रही हैं, कुछ कार्स इधर से आ रही हैं। टोटल हमारे पास m कार्स हैं। ठीक है, m कहाँ से आएगा? यूजर देगा। यूजर फॉर एग्जांपल एंटर कर देता है 100, तो 100 कार्स आपने से गुजारनी है। ठीक है, एक और वो उसमें से एंटर करेगा पैरामीटर n कार्स। ठीक है, n क्या होगा? n फॉर एग्जांपल 10 है। ठीक है,
n हमेशा जो है वो लेस देन इक्वल टू m होगा। तो 10 क्या है, 10 का मतलब ये है कि आपने 10 कार्स पहले इधर से गुजारनी है, फिर 10 कार्स इधर से गुजारनी है, फिर 10 कार्स इधर से गुजारनी है, फिर 10 कार्स इधर से गुजारनी है। कब तक आपने चलाते रहना इस तरह से, जब तक ये इतनी कार्स टोटल कार्स गुजर नहीं जाते। तो ठीक है, तो इस केस में 10 कार्स इधर से गुजरेंगे, 10 कार्स इधर से गुजरेंगे, 10 कार्स इधर से गुजरेंगे, 10 कार्स इधर से गुजरेंगे एंड सो ऑन। यहाँ पे बेसिकली लाइट है, यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे रेड और ग्रीन लाइट है। सिग्नल। एक मिनट, ओके सो एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके सो यहाँ पे रेड और ग्रीन लाइट है, इस तरफ से इस तरफ भी रेड और ग्रीन लाइट है। अगर तो यहाँ पे इस तरफ ग्रीन होगी, अगर यहाँ पे ग्रीन लाइट है तो ऑफ कोर्स दूसरी साइड पे उस टाइम रेड लाइट होगी। तो उस वक्त जो है ये हमारे पास अगर नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है, तो उस वक्त जो नॉर्थ टू साउथ जो है वो कार्स जो है वो मूव कर रही होंगी। ठीक है, कार को आपने सबसे पहले कार्स क्रिएट कैसे करनी है, पहले स्टेप में, पहले स्टेप में आपने कार्स क्रिएट करनी है। फॉर एग्जांपल आपने एक लूप लगा लिया, आपने लगा लिया लूप i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन, टोटल कार्स आपने m क्रिएट करनी है, यहाँ पे आ गया m i प्लस प्लस। ओके, आपने कार क्रिएट करना है, मतलब ये है कि आपने एक थ्रेड क्रिएट करना है। थ्रेड क्रिएट कर दिया आपने। थ्रेड कैसे क्रिएट होता है ये मैंने पी थ्रेड लाइब्रेरी में आपको बताया कि थ्रेड क्रिएट करना है। उस थ्रेड ने करना क्या, उस थ्रेड ने एक फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करना है। वो फंक्शन हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि ये फंक्शन उसने एग्जीक्यूट करना है। इस लूप में सिंपल ये जो मेन फंक्शन है, मेन प्रोग्राम है आपका, वो सिंपल जो है वो एक लूप चला रहा है जिसमें वो थ्रेड क्रिएट कर रहा है। तो एक थ्रेड का मतलब ये है एक कार है, जैसे थ्रेड क्रिएट होगा समझे एक कार क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब उसके बाद वो जो कार्स क्रिएट करेगा, ठीक है, वो सपोज हर 30 सेकंड्स के बाद जो है वो कार क्रिएट करेगा, या 60 सेकंड्स के बाद। ये मेंशन किया हुआ है इसमें कि वो आपने स्लीप लगा लेना है कि पहला थ्रेड क्रिएट हो गया, उसके बाद थोड़ी देर के लिए वो रुकेगा, फिर कार क्रिएट करेगा, फिर थोड़ी देर के बाद रुकेगा, फिर कार क्रिएट करेगा एंड सो ऑन। जब तक ये m कार्स क्रिएट नहीं कर लेता ये चलता रहेगा। ओके, तो मेन थ्रेड ये कर रहा है। अब जब आपने कार क्रिएट करनी है तो कार की कोडिंग करनी है ना, ऑफ कोर्स, तो कार की कोई डायरेक्शन सेट करनी है कि उसने नॉर्थ टू साउथ जाना है या साउथ टू नॉर्थ जाना है। तो ये भी दो पैरामीटर हैं जो कि आप हर कार के साथ एसोसिएट करेंगे। ठीक है, कि जो थ्रेड है सर वो नॉर्थ टू साउथ जा रहा है या साउथ टू नॉर्थ जा रहा है। जी सर, तो फिर तो हम लोग यूजर से हम वो भी नहीं इनपुट लेंगे कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर उसने 100 कार्स एंटर तो कर दी हैं, ठीक है, अब उससे पूछा जाए कि आपने कितनी नंबर ऑफ कार्स नॉर्थ डायरेक्शन में भेजनी, कितनी साउथ। फॉर एग्जांपल अगर नहीं हमारे पास नहीं, वो नंबर, लेने की जरूरत नहीं है, वो लेने की जरूरत नहीं है, वो आप रैंडम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, फॉर एग्जांपल अगर आप ठीक फॉर एग्जांपल इधर 100 कार्स लेनी है, इधर से रैंडमली सेलेक्ट किया तो 20 कार्स इधर जाना जाती हैं और बाकी 80 इधर जाना जाती हैं, तो ठीक है। ठीक है। हाँ, लेकिन आप इस तरह से भी कर सकते हो कि आप हाफ कार नॉर्थ साइड पे और हाफ कार जो है साउथ साइड पे रख सकते हो। इट्स अप टू यू। ओके, अब आपने इस तरह से जब कार्स क्रिएट कर ली, ठीक है, तो उसके बाद आपने जो है ना इस तरह से जब थ्रेड्स क्रिएट हो गए तो अब हर कार जो है वो नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ पे जाएगी। ठीक है, अब जो भी ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा वो देखेगा पहले कि अगर नॉर्थ टू साउथ जो है जो लाइट है वो ग्रीन है, अगर नॉर्थ टू साउथ जाना है और लाइट जो है वो ग्रीन है, ठीक है, तो आपने जो है वो यहाँ पे इस टनल से इस टनल तक जाने के लिए एक कार को सपोज 60 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो आपने 60 सेकंड जो है वो स्लीप करना है यहाँ पे। तो 60 सेकंड स्लीप करने का मतलब ये है कि लाइट ग्रीन थी और आप टनल से गुजर रहे हैं। जब आप टनल से गुजर रहे हैं तो आपको 60 सेकंड लगेंगे। जब तक 60 सेकंड, जब तक ये गाड़ी आप गुजर नहीं जाती, ये जो लाइट इसकी ग्रीन है ये रेड नहीं होगी। जब ये गुजर जाएगी तो ये लाइट को रेड कर देगी। जब लाइट रेड हो जाएगी इसका मतलब ये है कि नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, इस नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में अब कोई गाड़ी जो है वो मूव नहीं कर सकती। लेकिन जब ये स्लीप कर रही थी उस दौरान हर 5 सेकंड के बाद एक नई कार जो है, अगर ये कार इधर आ गई है 5 सेकंड तक के वक्फे तक, तो एक और नई कार इधर आ सकती है। फिर जब ये इधर जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगी एक कार, दूसरी कार, तीसरी कार यहाँ पे आ सकती है। जब ये यहाँ पे आ जाएगी
तो दूसरी कार यहाँ पे होगी, तीसरी यहाँ पे होगी, चौथी यहाँ पे होगी। जब ये यहाँ पे आ जाएगी, दूसरी कार यहाँ पे होगी, तीसरी यहाँ पे होगी, चौथी यहाँ पे होगी, पांचवी यहाँ पे होगी। मतलब जब इसको 30 सेकंड लगेंगे तो एक कार को 25 सेकंड्स के वक्फे से पीछे होगी, एक 20 सेकंड्स के वक्फे से पीछे होगी, एक 15 सेकंड्स के वक्फे से पीछे होगी, एंड सो ऑन। तो एक्चुअल में सिर्फ आपने टाइम मैनेजमेंट करनी है इसमें, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट जब ये 10 कार्स इसमें से गुजर जाएंगी तो 12 आपने नॉर्थ और साउथ जो डायरेक्शन है इसको आपने रेड कर देना है, ठीक है। और आपने सिग्नल कर देना है इसके ऊपर, मतलब इसमें आपने सेमाफोर लगाने हैं, वेट और सिग्नल, ठीक है। तो कब वेट लगाना है, कब सिग्नल लगाना है, सिर्फ ये आपने करना है। थ्रेड्स कैसे क्रिएट करने हैं ये आपने करना है, और कुछ भी नहीं आपने करना है इसमें, और टाइम मैनेजमेंट करनी है। तो आपने रिटर्न क्या करना है, आपने रिटर्न करना है टोटल टाइम सिस्टम का टोटल टाइम क्या है, ठीक है। सिस्टम में टोटल टाइम कितना लगा, तो आप एक स्टार्ट में जब प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आप एक टाइम कैलकुलेट कर लें, ठीक है। और उसके बाद आप अगर इंडिविजुअल कार का भी टाइम देना चाहते हैं कि उसको कितना टाइम लगा, तो आप यहाँ पे भी एक टाइम क्रिएट कर दें उसके साथ, ठीक है। और जब भी वो फंक्शन यहाँ, हाँ फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे एक टाइम जो है वो प्रिंट कर दें। और फिर जब वो कार इसमें से एंटर हो जाएगी तो फिर जब वो बिल्कुल एंड पे मतलब यहाँ से एग्जिट करना चलेंगे तो यहाँ पे टाइम प्रिंट कर दें, यानी दोनों का ड्यूरेशन ले लें माइनस करके, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इस कार ने कितना टाइम लिया, ठीक है। तो सी प्लस प्लस में आप इसको कोड करें, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, इसमें आपने विजुअलाइजेशन नहीं दिखाने, वो मतलब आप कई स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा कि शायद कारें बना के दिखानी है, कारें चल रही हैं, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपने ये टाइम मैनेजमेंट करना है और वेट और सिग्नल लगाने हैं। वेट और सिग्नल लगाने का मतलब ये है कि ऑफ कोर्स जब नॉर्थ टू साउथ कार्स जा रही होंगी तो कोई भी कार्स जो है वो साउथ टू नॉर्थ नहीं जा सकती। तो साउथ टू नॉर्थ जो है वो अगर नहीं जा सकती तो उसको बेसिकली आपने वेट करवाना है। तो वेट कैसे करेगी, उसके लिए आपने सेमाफोर्स कंडीशन वेरिएबल्स यूज करने हैं, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरह से हैंडल करते हैं। सर वीडियो का क्या सीन है सर? वीडियो आपने बोली कि वो भी रिकॉर्ड करनी है। वीडियो में आपने फॉर एग्जांपल जो भी कोड है आपका, फॉर एग्जांपल मैंने एक ही प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इस प्रोग्राम को ओपन करता हूँ इस तरह से, फिर आपने इस तरह से इसको स्क्रॉल डाउन करना है कि ये मेरा प्रोग्राम है सर, इस तरह। अच्छा सर, ये स्क्रॉल डाउन कर लिया, इसकी सारी वीडियो बन गई, ठीक है, बन गई इसकी वीडियो। फिर मैंने इसको टर्मिनल जो है वो ओपन करना है, टर्मिनल ओपन करके मेरे स्क्रीन आ गई, यहाँ पे मैंने अपनी कमांड रन की, मैंने ये कमांड रन कर दी अपनी, ठीक है। जब वो कमांड रन की वो चलना शुरू हो गया, तो इस तरह से आपने स्क्रॉल डाउन करना है उसको भी, ठीक है। उसको भी स्क्रॉल डाउन करना है कि अब चल रहा है सर, ये आउटपुट आ रही है। जब वो आउटपुट आ रही है तो उसकी आपने वीडियो इतनी सी बना लेनी है 2 मिनट की, ठीक है। अच्छा सर, जी सर। अपलोड कहाँ करनी है? 25 डेडलाइन है जनवरी। आपके पास। आपने वो सारी की सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं, उसमें मेंशन किया हुआ है कि आपने कैसे करना है। आपने क्या करना है, आपने ये 3 चीजें देनी है मुझे। सोर्स कोड देना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी है जिसमें आपने बताना है कि आपने कैसे किया, क्या किया, क्यों किया, ठीक है। और उसके बाद आपने वीडियो बनानी है, उसमें आपको कंपाइलेशन बताया गया है कि आपने अपने कोड की स्टिल स्क्रीन्स जो है ना दिखानी है। उसके बाद मतलब आपने ये कोड ये इस तरह से आपने एक दफ़ा इसको यहाँ पे 2 सेकंड के लिए रोक देना है, फिर नेक्स्ट पेज पे आपने 2 सेकंड के लिए रोक देना है, फिर नेक्स्ट पेज के आपने 2 सेकंड के लिए रोक देना है, एंड सो ऑन, ठीक है। हो जाएगा तो सर। इस तरह से उसके बाद आपने इसको कंपाइल करना है, कंपाइल करके एग्जीक्यूट करना है, तो उसकी भी आपने वीडियो दिखानी है। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपने कंपाइल करनी है, कंपाइल करके एक जिप फाइल बनानी है और जिप फाइल अपलोड कर देनी है, ठीक है। सो इंडिविजुअल है हर। हाँ, ये इंडिविजुअल है। अगर आप 10 में से 10 लेना चाहते हैं ये इंडिविजुअल है। अगर आप ग्रुप में करना चाहते हो तो दो पर्सन्स का आप ग्रुप बना सकते हो, और उस केस में आपके नंबर जो है वो 8 पॉइंट्स होंगे। अभी तो 10 है, उस केस में आप मैक्सिमम 8 स्कोर कर सकते हैं अगर आप ग्रुप में करते हो, ठीक है सर। ग्रुप चले जी सर। ठीक है सर। मतलब उसमें Thank you, आपको sir. 20% पेनल्टी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अब न्यू ईयर में मिलेंगे। क्या करें? अगले साल मिलेंगे सर। नए साल मिलेंगे। कहते हैं अगले साल मिलेंगे। इंशाल्लाह।